Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Today I will discuss part 5 General Financial Rule 2017 related to the procurement of goods, Rule 172 and 173. Both the rules are very important one. In case of procurement of goods, already I have uploaded the rules from 142 to 171. Clear, it is everything, it is after amendment up to 2022. So my friends, please like my video, share my video and subscribe my video, or always comment my video so that in posting time definitely I will make certain changes in my video according to your comment. So today this part is very important one. Patiently you go through this part, definitely you can get only important informations. Clear? Now I am going to start part 5. GFR 2017 Procurement of Goods Rule 172 and 173. Rule 172(1), it is related to the advance payment to supplier. Necessary to make advance payments, for example, in the following type of cases. ये हमको जानना होगा कि एडवांस पेमेंट कब होता है. When the procuring entities they can make advance payments. कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर है. एडवांस पेमेंट्स डिमांडेड बाय फर्म्स होल्डिंग मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सर्विसिंग एयर कंडीशनर्स, कंप्यूटर्स एंड अदर कॉस्टली इक्विपमेंट एट्सेट्रा. सो इन केस ऑफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, एडवांस पेमेंट एक्चुअली डिमांडेड बाय द फर्म्स. यदि कोई कंसर्न डिपार्टमेंट और सबऑर्डिनेट ऑफिस में ऐसा कुछ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये तो होता ही रहता है, तो इस केस में एडवांस पेमेंट होगा. नेक्स्ट केस, एडवांस पेमेंट डिमांडेड बाय फर्म्स अगेंस्ट फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स. यहाँ पर भी एडवांस पेमेंट होगा. पहले तो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जैसे एयर कंडीशनर है कि एनी अदर इक्विपमेंट्स है, राइट, वहाँ पर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है. जैसे कोई डेस्कटॉप की लैपटॉप यूज़ हो रहा है, वहाँ पर भी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा. सेकेंड चीज़ में फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट्स और टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स. टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग, जब बिल्डिंग का मेंटेनेंस कि एनी अदर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स. क्लियर, इस केस में मेंटेनेंस होता है, तो टर्न की कॉन्ट्रैक्ट इसको कहा जाता है. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ये केस में टर्न की कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट और टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स में एडवांस पेमेंट होगा. अच्छा, जो एडवांस पेमेंट होगा वो कैसे होगा? contract, how much percentage of the contract value must be paid as advance payment. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Such advance payments should not exceed the following limits. लिमिट्स दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है. यदि प्राइवेट फार्म से तो 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 30% एडवांस पेमेंट किया जाएगा प्राइवेट फार्म्स के लिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइवेट फार्म्स के लिए. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, और कोई इंटरव्यू आप फेस करते हो तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं. नेक्स्ट वन, 40% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू टू ए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी और ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. यदि कोई स्टेट एजेंसी और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी और कोई PSU एजेंसी वो फैसिलिटी देता है, जैसे मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की, फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट की, टर्न की कॉन्ट्रैक्ट वो करता है प्रोक्यूरिंग एंटिटीज़ के साथ, वहाँ पर जो एडवांस होगा वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 40% होगा. तो ये दो चीज़ हमको याद रखना है.
एडवांस केस में बेसिकली प्राइवेट फार्म्स को कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 30%, और यदि स्टेट एजेंसीज और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एजेंसीज वो सर्विस देते हैं तो उनको 40% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का एडवांस दिया जाएगा, राइट। इन केस ऑफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है डेफिनेटली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। इन केस ऑफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट द अमाउंट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट पेएबल फॉर 6 months अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में 6 months में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जितना 6 months में पेमेंट करना है उतना ही एडवांस दिया जाएगा। द अमाउंट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट पेएबल फॉर 6 months। बेसिकली मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी बेसिकली जनरली जो 6 months में जो काम होगा, जितना हमको पेमेंट करना है 6 months के अंदर, ओके, तो उतना ही एक्चुअली एडवांस पेमेंट किया जाएगा। तो वही क्लियरली मेंशन है, द अमाउंट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट पेएबल फॉर 6 months अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। जितना भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, और 6 months में जितना काम होगा, जितना 6 months में काम होगा और पेमेंट होगा, तो उतना ही एडवांस पेमेंट किया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं किया जाएगा। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और आगे में भी आएगा, राइट। तो इन केस ऑफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वन, मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट में रिलैक्स in consultation with their financial advisors concerned the ceilings including percentage laid down for advance payment for private firms और for government agencies mentioned above। ये जो ऊपर में था अभी हम डिस्कस किए कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 30% एडवांस पेमेंट किया जाएगा प्राइवेट फर्म्स को। यदि कोई गवर्नमेंट एजेंसीज है, स्टेट सेंट्रल की PSUs का एजेंसीज है, उसको 40% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का एडवांस पेमेंट किया जाएगा। इसमें थोड़ा रिलैक्स यदि होगा, इससे ज़्यादा पेमेंट किया जाएगा तो फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट किया जाएगा, राइट। जो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स यदि वो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की, फैब्रिकेशन की, टर्म की कॉन्ट्रैक्ट्स में एडवांस पेमेंट करते हैं, तो अभी हम देख चुके हैं कितना परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का कितना परसेंटेज एडवांस पेमेंट होगा। उसमें कुछ रिलैक्सेशन के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट करना है, ये सीलिंग्स को चेंज करने के लिए, राइट। नेक्स्ट वन, व्हाइल मेकिंग एनी एडवांस पेमेंट्स आज अबव adequate safeguards in the form of bank guarantee etc should be obtained from the firm। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एडवांस पेमेंट किया जाता है तब प्रोक्यूरिंग एंटिटीज को बैंक गारंटी लेना है, फार्म से बैंक गारंटी लेना है। Without bank guarantee, the advance payment should not be made. Clear? The bank guarantee should be taken by the procuring entities, okay, when they make advance payment to the firms। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। ये जो 172(1) में था, ये जो रूल 172 ये 1 के ऊपर था, ठीक है, क्लियर हो गए। अभी चलेंगे 172 पार्ट पेमेंट टू द सप्लायर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट पेमेंट टू द सप्लायर्स। यदि बीडर की सप्लायर वो गुड्स को सप्लाई करता है तो उसको कैसे पार्ट पेमेंट किया जाएगा। पहले तो एडवांस पेमेंट के ऊपर चला गया, यहां पर पार्ट पेमेंट। जो बीडर्स को अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसको पार्ट पेमेंट कैसे किया जाएगा। ये रूल 172 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स ऑफ डिलीवरी इनकॉर्पोरेटेड इन ए कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट पेमेंट टू द सप्लायर मे बी रिलीज्ड आफ्टर इट डिस्पैचेस द गुड्स फ्रॉम इट्स प्रीमाइसेस इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पार्ट पेमेंट के ऊपर क्या है, बेसिकली टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन है पार्ट पेमेंट कैसे होगा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। बेसिकली सप्लायर को ऑलरेडी टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में है कि जब प्रीमाइसेस से गुड्स को डिस्पैच किया जाएगा,
तब उसको पार्ट पेमेंट दिया जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इट बेसिकली पार्ट पेमेंट एक्चुअली रिलीज्ड आफ्टर इट डिस्पैचेस द गुड्स फ्रॉम इट्स प्रीमाइसेस इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जब सप्लायर उसका प्रीमाइसेस से गुड्स को डिस्पैच करेगा, गुड्स को डिस्पैच करने के बाद ही उसको पार्ट पेमेंट मिलेगा। तो वही दिया है, रिलीज आफ्टर इट डिस्पैचेस द गुड्स फ्रॉम इट्स प्रीमाइसेस इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसके ऊपर क्लियर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्लियर, जब गुड्स को सप्लायर ने उसका प्रीमाइसेस से डिस्पैच करेगा, ओके, तब उसको पार्ट पेमेंट मिलेगा। ये टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी क्लियरली मेंशन है। ये रूल 172 है जो पार्ट पेमेंट के ऊपर है। अभी हम चलेंगे रूल 173। रूल 172 पार्ट 1 एडवांस पेमेंट के ऊपर है। जो रूल 172 जो पार्ट 2 है उसमें पार्ट पेमेंट टू द सप्लायर्स के ऊपर है। ये जो रूल 173 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी, कंपटीशन, फेयरनेस एंड एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररीनेस इन द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। एक्चुअली क्या है, सभी समय सवाल आता है कि बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होता है। ओके, व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स एक्चुअली कंटेन बाय द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स, व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स शुड बी सबमिटेड बाय द बिडर्स in the bidding process. When the bidders actually participate in bidding process, then what type of things they submit for getting reward, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके का बिडिंग डॉक्यूमेंट्स उनको देना है, किस तरीके का डाटा देना है उनको, सबमिट करना है उनको, और किस तरीका का डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली रिक्वायर्ड एंड नीडेड बाय द प्रोक्योरिंग एंटिटीज, ये पूरा क्लियरली इसमें मेंशन है। उसको देखेंगे आगे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आएगा और ये भी नॉलेज होना चाहिए। दोज ऑफिसर्स हैविंग फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर, दे आर हैविंग फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर टू इनकर एक्सपेंडिचर फॉर प्रोक्योरिंग गुड्स, ये उनको मालूम होना चाहिए। दे मस्ट नो ये व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स एक्चुअली दे नीड फ्रॉम द बिडर्स थ्रू द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स। क्लियर, उन बेसिकली ऑफिसर के पास नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या सबमिट करेगा बिडर्स और सप्लायर्स व्हेन दे वांट टू पार्टिसिपेट इन द बिडिंग प्रोसेस, राइट। चलो ठीक है, ऑल गवर्नमेंट परचेजेस शुड बी मेड इन ए ट्रांसपेरेंट, कॉम्पिटिटिव एंड फेयर मैनर टू सिक्योर बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी। यहां पर आ गया ट्रांसपेरेंसी, राइट, transparent, competitive and fair manner to secure best value for money. This will also enable the prospective bidders to formulate and send their competitive bids with confidence. जब गुड्स को प्रोक्योर किया जाएगा तो उसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होना जरूरी है। थ्रू ट्रांसपेरेंसी, थ्रू कंपटीशन एंड इन फेयर मैनर, the award contract should be given to the bidders. Final award contract should be given to the bidders in transparently or through competition and in fair manner. And in other side also, the suppliers and bidders, they must supply the goods according to the terms of contract. इसमें कोई ambiguities नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो भी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है सप्लायर सप्लाई करेंगे, जिस बिडर को अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिला वो सप्लाई करेंगे। और इस साइड में जो ऑफिसर्स के पास फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर है, जब वो बिडिंग इनवाइट करते हैं गुड्स को प्रोक्योर करने के लिए, उनको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है। और थ्रू कॉम्पिटिटिवनेस दे मस्ट ट्राई टू प्रोक्योर द गुड्स एंड इन फेयर मैनर दे मस्ट ट्राई टू प्रोक्योर द गुड्स। तब कुछ प्रोस्पेक्टिव बिडर्स वो अप्लाई करेंगे और अल्टीमेटली उनको अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और फेयर मैनर वो गुड्स को सप्लाई करते जाएंगे। चलो आगे में चलते हैं। द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स, ये आ गया। द बिडिंग डॉक्यूमेंट शुड कंटेन द फॉलोइंग थिंग्स। ये सवाल आता है कि बिडिंग, आप जानते हो जब बिडिंग इनवाइट किया जाएगा तब बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया जाएगा।
Okay, when the bidding process is invited, the bidding documents should be uploaded in the website of concerned department or ministry or concerned subordinate office of the departments, or in public procurement, central public procurement portal, or in JAM portal. ठीक है, और bidders and suppliers without paying any fee they download the bidding documents. ओके, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ मेंशन है और क्या क्या डाटा उनको देना है बिडर्स को, वहां पर क्लियरली मेंशन है. वही उसको देखेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स एक्चुअली कंटेन बाय द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन यू सी डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग द नेचर, क्वांटिटी, टाइम एंड प्लेस और प्लेसेस ऑफ डिलीवरी. बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली मेंशन है किस तरीका का नेचर का गुड चाहिए, कितना क्वांटिटी का गुड चाहिए, किस किस टाइम में गुड डिलीवरी होना जरूरी है, और प्लेस और प्लेसेस ऑफ डिलीवरी, ये सब मेंशन है ऑलरेडी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में. ओके, फर्स्ट वन रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशंस. व्हाट टाइप ऑफ नेचर ऑफ कमोडिटी शुड बी प्रोक्योर्ड, ओके, व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड्स शुड बी प्रोक्योर्ड, and time cycle also, at what time how much quantity of goods must be procured, and places of delivery. तो ये सब bidding documents में clearly mention है और bidders the must have knowledge in regarding to this. Next one, very important one, the criteria for eligibility and qualifications to be met by the bidders. एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, इसमें क्या आता है कि मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस, मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी, फाइनेंशियल एबिलिटी, डिलीवरिंग द सर्विस, ये सब इसमें आ जाता है क्वालिफिकेशंस एंड एलिजिबिलिटी में. आपको पूछ सकते हैं कभी कभी आप भाई बार इंटरव्यू फेस करोगे तो ये पूछेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए. Okay, you explain just the criteria for eligibility and qualifications of the bidders. Okay, what type of eligibility and qualifications to be met by the bidders when they participate in bidding process? So first one, minimum level of experience, past performance, technical capability, manufacturing facilities, financial position, etc. और limitation for participation of the bidders. ये चीज तो ये बहुत कॉमन चीज है. मिनिमम एक्सपीरियंस, पास्ट परफॉर्मेंस, टेक्निकल कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, देयर फाइनेंशियल पोजीशन और लिमिटेशन फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ द बिडर्स. ओके, लिमिटेड पार्टिसिपेशन, कभी कभी क्या है ज़्यादा बिडर्स मोर देन वन डिपार्टमेंट में वो सप्लाई करते हैं तो उसमें भी लिमिटेड होना चाहिए. मोर देन वन प्रोक्यूरिंग एंटिटी को वो सप्लाई करते हैं. पर्टिकुलर बिडर एक्चुअली सप्लाइंग गुड्स इन मोर देन वन प्रोक्यूरिंग एंटिटी, तो वहाँ पर भी लिमिटेशन वो भी डिस्क्लोज करना चाहिए कि मैं एक ही टाइम में सपोज मैं अभी इतना प्रोक्यूरिंग एंटिटीज़ को मैं गुड्स को सप्लाई कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में बहुत ईजी है. एक्सपीरियंस, पास्ट परफॉर्मेंस, टेक्निकल कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सब आ जाता है. वो क्लियरली वो मेंशन करेंगे. ओके, जो भी बिडर्स एक्चुअली बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे ये डाटा उनको देना जरूरी है. राइट, चलो नेक्स्ट वन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर गुड्स इंडिकेटिंग एनी लीगल रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस अबाउट द ओरिजिन ऑफ गुड्स एटसेट्रा व्हिच मे बी रिक्वायर्ड टू मेट बाय द सक्सेसफुल बिडर. बिडर्स को ये भी देना है, कभी कभी कुछ गुड्स के साथ कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस है और ओरिजिन ऑफ द गुड्स उसका भी डाटा उनको देना है. राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लीगल रेस्ट्रिक्शंस, कोई जब सपोज वो अभी जो गुड्स को वो सप्लाई करेंगे उसका रिलेटेड कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस है कि बेसिकली व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ गुड्स, व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ द गुड्स, प्राइमरी सोर्सेस ऑफ द गुड्स, ये सब उनको भी डाटा देना है. ये भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाता है. लीगल रेस्ट्रिक्शंस एक्चुअली रिलेटेड टू द गुड्स एंड नेक्स्ट वन ओरिजिन ऑफ गुड्स, ये भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाता है. नेक्स्ट वन, द प्रोसीज्योर एज वेल एज डेट, टाइम एंड प्लेस फॉर सेंडिंग द बीड्स. ये भी है, जो बीड्स
बीडर्स जो बीड्स को सबमिट करेंगे, जो बीड ओपनिंग डेट है, बीड ओपनिंग डेट है और बीड का लास्ट डेट होगा, बीड सबमिशन का लास्ट डेट, ये भी मालूम होना चाहिए। वो भी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली मेंशन है कि ये जो पर्टिकुलर डेट है बीड ओपनिंग डेट है, आप बीड सबमिट करोगे, और ये जो है बीड सबमिशन डेट जो है वो लास्ट डेट है। तो प्रोसीजरल डेट और टाइमिंग, कितना टाइमिंग के अंदर आपको बीड डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है, और प्लेस फॉर सेंडिंग द बीड डॉक्यूमेंट्स, आप बीड डॉक्यूमेंट्स को सेंड करना चाहते हो तो कौन सा प्लेस को सबमिट करोगे, ये डिटेल्स एक्चुअली बीडिंग डॉक्यूमेंट्स में है, डेट, टाइम एंड प्लेस फॉर सेंडिंग द बीड्स। नेक्स्ट वन, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ ओपनिंग द बीड, ओपनिंग ऑफ द बीड, जब बीड ओपन होगा, ओके, कौन सा ऐसा पर्टिकुलर डेट भी बीडिंग डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली मेंशन है कि इन द फॉलोइंग डेट, इन द फॉलोइंग पर्टिकुलर डेट द बीड शुड बी ओपन्ड। हम ये जानते हैं कि जब बीड ओपन होगा, कंसर्न बीडर और उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पर वो बेसिकली अटेंड करना जरूरी है जब बीड ओपन होगा। जब बीड को ओपन किया जाएगा, वेदर द बीडर और एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बीडर, any representative of the bidder, okay, suppose they must attend, okay, when the basically bids okay would be opened, right? तो डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ ओपनिंग ऑफ द बीड, ये भी क्लियरली मेंशन है कौन सा डेट, कितना टाइम और कौन सा प्लेस में बीड को ओपन किया जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, क्राइटेरिया फॉर एवेल्युएशन ऑफ बीड्स, जो बीड्स को एवेल्युएट किया जाएगा, जैसे हम देख चुके हैं कि टू बीड सिस्टम की टू स्टेज बीडिंग, फर्स्ट जो है बेसिकली टेक्निकल बीड्स, उसको एवेल्युएट किया जाएगा, जिनको मिनिमम टेक्निकल स्कोर मिलेगा उनका बेसिकली फाइनेंशियल बीड को ओपन किया जाएगा। सभी का फाइनेंशियल बीड को ओपन नहीं किया जाएगा। जो टू बीड सिस्टम है, साइमल्टेनियसली द बीडर सबमिट बोथ द बीड्स एंड फर्स्ट वन द टेक्निकल बीड्स मस्ट बी ओपन, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो बीड्स को कैसे एवेल्युएट किया जाएगा वो भी क्लियरली मेंशन है, कैसे टेक्निकल बीड्स को एवेल्युएट किया जाएगा, मिनिमम टेक्निकल स्कोर मिलेगा, ओके, क्या मिनिमम स्कोर होना चाहिए आउट ऑफ 100, तब मिनिमम टेक्निकल स्कोर मिलने से वो एलिजिबल हो जाएंगे सेकंड स्टेप के लिए, जिनका फाइनेंशियल बीड्स को ओपन किया जाएगा। और टू स्टेज बीडिंग में फर्स्ट स्टेज में ओनली टेक्निकल बीड को सबमिट करना है, और मिनिमम टेक्निकल स्कोर मिलने के बाद वो फिर उनका प्राइस, फाइनेंशियल बीड और प्राइस शेड्यूल को सबमिट करेंगे। तो ये पूरा जो एवेल्युएशन है कि बीड्स को कैसे एवेल्युएट किया जाएगा, जो टेक्निकल एवेल्युएशन कमिटी है, टीईसी है, वो कैसे एवेल्युएट करेगा, वो भी बीडिंग डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली मेंशन है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है बीडर्स को। नेक्स्ट वन, एसेंशियल टर्म्स ऑफ द प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट का, वो भी मेंशन है बीडिंग डॉक्यूमेंट्स में। इसमें भी कोई कंफ्यूजन ऑन व्हाट टर्म्स एंड कंडीशंस बेसिकली द बीडर्स दे मस्ट सप्लाई द गुड्स टू द प्रोक्योरिंग एंटिटीज, ये भी क्लियरली मेंशन है बीडिंग डॉक्यूमेंट में, राइट। चलो नेक्स्ट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीडिंग डॉक्यूमेंट शुड इंक्लूड ए क्लॉज दैट इफ ए फार्म quoted nil charges or consideration, the bid shall be treated as unresponsive and will not be considered। एक क्लॉज होता है बीडिंग डॉक्यूमेंट में, इसमें वो नील चार्जेस मेंशन कर दिए। जब बीडर्स वो बीडिंग डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे, उसमें एक क्लॉज होगा, वो क्लॉज में सपोज नील चार्जेस मेंशन कर दिए, तब उनका बीड को अनरेस्पॉन्सिव डिक्लेयर किया जाएगा और उनका बीड को कंसिडर नहीं किया जाएगा। मैं एक उदाहरण देता हूं। सपोज कोई प्रोक्योरिंग एंटिटी, वो उनको सिक्योरिटी सर्विस चाहिए, तो वो बीड इनवाइट किया, जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज है वो अप्लाई किए, सिक्योरिटी एजेंसीज अप्लाई किए, क्योंकि द प्रोक्योरिंग एंटिटी नीड सिक्योरिटी पर्सनल एंड द प्रोक्योरिंग एंटिटी नीड द हेल्प ऑफ द सिक्योरिटी एजेंसीज टू हायर सिक्योरिटी पर्सनल, नहीं कि? तो इसके लिए बीड इनवाइट किया गया। तो वहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज ये क्लियर कर दिए कि हम मिनिमम वेजेस जो है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल, मिनिमम वेजेस हम सिक्योरिटी पर्सनल को पे करेंगे, मगर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हम नहीं देंगे, वो मेंशन कर दिए।
मिनिमम जो बेसिकली जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, जो प्रोक्योरिंग एंटिटीज जिनसे एक्चुअली सिक्योरिटी पर्सनल को हायर करेगा, वो जब सिक्योरिटी एजेंसीज एक्चुअली बीड डॉक्यूमेंट सबमिट किए, उसमें क्लॉज में लिख दिए कि हम मिनिमम वेजेस पे करेंगे सिक्योरिटी पर्सनल को, मगर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देंगे। तो ये एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देंगे, कुछ सर्विस चार्ज होता है उनको देना पड़ेगा। जिस सिक्योरिटी एजेंसी को अल्टीमेटली अवार्ड मिलेगा, अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसको कुछ सर्विस चार्ज भी देना है। मगर वो क्या किया, बिडिंग डॉक्यूमेंट में मेंशन कर दिया कि मैं कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दूंगा, ओनली मैं मिनिमम वेजेस जो है मैं सिक्योरिटी पर्सनल को दे दूंगा। तो ये मेंशन कर दिया मींस उसका बीड को अनरेस्पॉन्सिव डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सवाल आया था, अभी गवर्नमेंट ये डिक्लेयर कर दिया, क्लॉज को दे दिया। तो वहां पर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या बिडिंग डॉक्यूमेंट में ऐसा कुछ क्लॉज है जहां पर बीडर्स का बीड को अनरेस्पॉन्सिव डिक्लेयर कर दिया जाएगा और बीड को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो क्लॉज में क्या मेंशन होना चाहिए? यदि कोई फार्म ये कोट कर दिया कि नील चार्जेस को कोट कर दिया और नील चार्जेस को ये बोल दिया कि मैं कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना चाहता हूं, एक्स्ट्रा चार्जेस में पे नहीं करूंगा, तो उसका बीड को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अभी मैं एक एग्जांपल दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन टू बिडिंग डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर थोड़ा देखेंगे। मॉडिफिकेशन टू बिडिंग डॉक्यूमेंट, in case any modification is made to the bidding document or any clarification is issued which materially affects the terms contained in the bidding document, the procuring entity shall publish or communicate such modification or clarification in the same manner। तो यहां पर क्या है मॉडिफिकेशन, यदि कुछ बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में मॉडिफाई होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में कुछ चेंजेस नहीं होगा, कुछ क्लॉज को ऐड किया जाएगा, कुछ क्लॉज को डिलीट कर दिया जाएगा, तो इस केस में प्रोक्योरिंग एंटिटी ने पब्लिश करेगा, प्रोक्योरिंग एंटिटी ने फिर प्रॉपरली एडवर्टाइज करेगा, फिर उसका वेबसाइट में, खुद का वेबसाइट में कि CPPP में, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल की जेम पोर्टल में वो पब्लिश करेगा कि जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में ये क्लॉज था उसको डिलीट कर दिया गया, कि और एक न्यू क्लॉज को ऐड कर दिया गया। तो इसको वो पब्लिश करेगा, नहीं तो बिडर्स को कैसे पता होगा, राइट। मगर कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में चेंजेस नहीं होगा, हम जानते हैं, ओनली कुछ क्लॉज है उसमें एडिशन और ओके कुछ हम ऐड कर सकते हैं और डिलीशन, कुछ डिलीट भी हम कर सकते हैं, तो उसमें पब्लिश होना चाहिए, ठीक है। तो वही है क्लैरिफिकेशन इन द सेम मैनर एज द पब्लिकेशन और कम्युनिकेशन ऑफ द इनिशियल बिडिंग डॉक्यूमेंट वाज मेड। जैसे इनिशियली जब बिडिंग डॉक्यूमेंट को इनवाइट किया गया था, वैसा ही जैसे पब्लिश किया गया था, अभी फिर पब्लिश होगा, ओके। कोरिजेंडा में कुछ होगा कि जो बिडिंग इनवाइट किया गया था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है इस क्लॉज में, चाहे कुछ ऐड हुआ है कि चाहे कुछ क्लॉज को डिलीट किया गया है, तो इसको पब्लिश करना जरूरी है, ठीक है। तो बिडर्स को पता चलेगा कि बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में ये चेंजेस आया है। नेक्स्ट वन, in case a clarification or modification is issued to the bidding document, the procuring entity shall before the last date for submission of bids extend such time limit। कभी कभी क्या है, यदि कुछ क्लैरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन करता है प्रोक्योरिंग एंटिटी, if the procuring entity brings some modifications or clarification and it must be published again, okay, then in that case actually वो जो सबमिशन ऑफ बीड्स का जो टाइम था उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, ओके। बिफोर द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ बीड्स एक्सटेंड सच टाइम लिमिट इफ इन इट्स ओपिनियन मोर टाइम इज रिक्वायर्ड बाय द बिडर्स टू टेक इनटू अकाउंट द क्लैरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन as the case may be while submitting their bids। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या है, यदि कुछ क्लैरिफिकेशंस, कुछ मॉडिफिकेशन होता है और ये पब्लिश हो गया, तो कुछ सपोज ये प्रोक्योरिंग एंटिटी ये सोचता है कि बिडर्स फिर वो देखेगा कि क्या क्या चेंजेस आया है, नहीं कि वो फिर उसको प्रिपेयर करेगा, कुछ टाइम लेगा, तो उस केस में जो है, जो सबमिशन ऑफ बिड्स का जो डेट था, लास्ट डेट था, उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाएगा। उस केस में क्लैरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन केस में द बिडर्स दे मस्ट need some time। Suppose the procuring entity must think that the bidders must take some time, okay, to arrange everything according to the modification or clarification। So in this case actually then time is extended for submission of bids। तो ये इसको भी आपको ध्यान देना है, राइट।
कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है क्या कब एक्चुअली जो सबमिशन ऑफ बीड्स है, जो बीड्स को सबमिट करना है जो टाइम, उसको कब एक्सटेंड किया जाएगा। ओके, व्हेन देयर इज टाइम एक्सपेंशन ऑफ सबमिशन ऑफ बीड्स। तो आप ये बोल सकते हो कि क्लैरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन होता है बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में। तब इस केस में सपोज द प्रोक्यूरिंग एंटिटी थिंक दैट सम एक्स्ट्रा टाइम must be needed by the bidders, okay, to submit their bids with proper modification and with certain changes, then in that case actually the bidding submission date must be extended, right? Okay, next one, any bidder who has submitted his bid in response to the original invitation shall have the opportunity to modify or resubmit it as the case may be, or withdraw such bid in case the modification is not suitable for him. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और withdraw such bid in case the modification is not suitable for him with proper justification. कब कब क्या है, सपोज कुछ मॉडिफिकेशंस आ गया, कुछ क्लैरिफिकेशन आ गया, बिडर्स को अभी जो बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, ओके, तो उसको जो भी चेंजेस आया है वो चेंजेस के साथ सबमिट करेगा। The bidders must be submitted the documents with certain changes, नहीं कि क्योंकि अभी कुछ क्लॉज को ऐड कर दिया गया, कुछ क्लॉज को डिलीट कर दिया गया, कि जो भी है, जो भी चेंजेस आया, जो भी प्रोक्यूरिंग एंटिटी ने क्लैरिफाई किया, उसके हिसाब से बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। कभी कभी क्या है, कुछ बिडर्स क्या करते हैं, सोचते हैं कि ये जो चेंजेस आया, ओके, जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में कुछ मॉडिफिकेशन आया, उसके साथ वो एक्चुअली बिडिंग डॉक्यूमेंट्स वो अभी सबमिट नहीं कर पाएंगे। ओरिजिनली जो क्राइटेरिया था उसके हिसाब से वो सबमिट करने के लिए रेडी थे, मगर अभी जो चेंजेस आया वो चेंजेस के साथ अभी सबमिट नहीं कर सकते, तो वो भी बिड को विथड्रॉ कर सकते हैं। ओके, और विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन, वो प्रॉपर जस्टिफाई करेंगे कि इस रीजन से हम बिड को विथड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो मॉडिफिकेशंस आया उसके साथ, जो चेंजेस आया उसके साथ हम इट मीन्स बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो वो जो बीड सिक्योरिटी मेन चीज है, प्रॉपर जस्टिफिकेशन देकर वो विथड्रॉ करेंगे, तो उनका बीड सिक्योरिटी फॉरफिट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुके हैं, मगर डिपार्टमेंट ने क्या किया कि एनी सबऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ने क्या किया, कुछ क्लैरिफिकेशन और कुछ मॉडिफिकेशन ले आया बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। तो अभी फिर कुछ न्यू डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करना है बिडर्स को। और कुछ बिडर्स ऐसे हैं कि वो ये सोचते हैं कि अभी जो चेंजेस आया उसके साथ वो जो न्यू डॉक्यूमेंट्स मांगा है, जो व्हाट टाइप ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली नीडेड बाय द प्रोक्यूरिंग एंटिटी, दे वुड नॉट बी एबल टू सबमिट इट, वो नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए वो विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन उनका बिड्स को वो विथड्रॉ करने के लिए विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन वो विथड्रॉ कर सकते हैं। उस केस में उनका बिड सिक्योरिटी फॉरफिट नहीं होगा। विदाउट प्रॉपर जस्टिफिकेशन वो बीड को विथड्रॉ करते हैं तो उनका बीड सिक्योरिटी जो है वो फॉरफिट होगा। ये रूल है। हम बीड सिक्योरिटी में ऑलरेडी ये चीज को हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। जो बेसिकली बीड सिक्योरिटी होता है 2 to 5%, नहीं कि तो बेसिकली एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ गुड्स का 2 to 5% होता है बीड सिक्योरिटी, वो फॉरफिट हो सकता है। तो प्रोवाइडेड दैट द बीड लास्ट सबमिटेड और द बीड एज मॉडिफाइड बाय द बीडर शैल बी कंसीडर्ड फॉर एवैल्यूएशन। तो यहां पर कब एक्चुअली बीड्स को एवैल्यूएट किया जाएगा? जो बिडर्स एक्चुअली चेंजेस के साथ, मॉडिफिकेशन के साथ उनका बिडिंग डॉक्यूमेंट्स फिर सबमिट किए, जो भी न्यू डॉक्यूमेंट सपोज प्रोक्यूरिंग एंटिटी मांगा वो न्यू डॉक्यूमेंट फिर सबमिट किए, तो वो करने से उनका बिड्स को एवैल्यूएट किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि again the bidders they must submit some new documents actually required by the procuring entities, then their bids can be evaluated, otherwise नहीं होगा। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट फेज, इंक्वायरीज मेड बाय द बिडर। कुछ कुछ बिडर क्या है, इंक्वायरी करते हैं। सुइटेबल प्रोविजन शुड बी केप्ट इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट टू एनेबल ए बिडर टू क्वेश्चन द बिडिंग कंडीशंस, बिडिंग प्रोसेस एंड रिजेक्शन ऑफ इट्स बीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बिडर्स इंक्वायरी कर सकते हैं? वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके ऊपर को सवाल पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। क्या वो बीडिंग प्रोसेस के ऊपर कुछ क्वेश्चन रेज कर सकते हैं? बीड को क्यों रिजेक्ट किया गया, क्या उसका रीजन वो जान सकते हैं? इसमें आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में ये जो प्रोविजन है ये मेंशन होना चाहिए।
क्या बिडर्स पूछ सकते हैं कि द बिडर्स एक्चुअली दे आस्क क्वेश्चन related to the bidding conditions, whether they ask about the bidding process, whether they need reasons for rejection of bids. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्लॉज होना चाहिए, सुइटेबल प्रोविजन होना चाहिए बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में। तो यहां पर जो है द रीजन फॉर रिजेक्टिंग ए टेंडर और नॉन इश्यूइंग ए टेंडर डॉक्यूमेंट टू द प्रोस्पेक्टिव बिडर मस्ट बी डिस्क्लोज्ड वेयर इंक्वायरीज आर मेड बाय द बिडर। उनको कंसर्न प्रोक्योरिंग एंटिटी को रीजन देना है कि क्यों टेंडर को रिजेक्ट कर दिया गया, क्यों एक प्रोस्पेक्टिव बिडर को अलाउ नहीं किया गया बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। दो चीज यहां पर आ जाता है। सपोज एक बिडर ये क्वेश्चन पूछेगा कि मेरा बिड को क्यों रिजेक्ट किया गया, फॉर व्हाट रीजन माई बिड इज रिजेक्टेड। ओके, इस केस में द प्रोक्योरिंग एंटिटी मस्ट गिव द रीजन। और अदर केस में क्या है, कभी कभी क्या है, द प्रोक्योरिंग एंटिटी इज नॉट कंसिडर द टेंडर ऑफ ए प्रोस्पेक्टिव बिडर। एक प्रोस्पेक्टिव बिडर को प्रोक्योरिंग एंटिटी ने अलाउ नहीं किया, ठीक है, प्रोक्योरिंग एंटिटी एक प्रोस्पेक्टिव बिडर को अलाउ नहीं किया, उसका जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो उसका कारण क्या है, वो प्रोस्पेक्टिव बिडर पूछ सकता है, फॉर व्हाट रीजन माई बिडिंग डॉक्यूमेंट्स इज नॉट एक्सेप्टेड। ओके, तो ये भी इंक्वायरी में आ जाता है। यहां पर भी प्रोक्योरिंग एंटिटीज को जवाब देना है, रीजन देना है, ठीक है। ये इसके ऊपर भी प्रोविजंस होना चाहिए बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। सुइटेबल प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स इफ एनी एमानेटिंग बा ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द रिजल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट शुड बी केप्ट इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट। ये भी बिडिंग डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। सपोज एनी टाइप ऑफ डिस्प्यूट इज अराइजिंग, एनी टाइप ऑफ रिप्ट और एनी टाइप ऑफ स्कटल इज अराइजिंग, देन हाउ कैन इट बी सॉर्टेड आउट। यदि ऐसा कुछ डिस्प्यूट आ जाता है, ओके, तब उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा, इसके ऊपर भी प्रोविजन होना चाहिए बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में। ये रिजल्ट सपोज रिजल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, रिलेटेड टू द रिजल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, इफ एनी टाइप ऑफ डिस्प्यूट इज अराइजिंग, एनी टाइप ऑफ स्कटल is arising or any type of rift is arising, then how can it be sorted out, how can it be resolved। ये भी इसके ऊपर भी प्रोविजन होना चाहिए कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सपोज कुछ डिस्प्यूट आ जाता है तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, वो भी इसके ऊपर भी प्रोविजन होना चाहिए बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में, राइट। नेक्स्ट को चलेंगे, इंटरप्रिटेशन अंडर इंडियन लॉज। द बिडिंग डॉक्यूमेंट शुड इंडिकेट क्लियरली दैट द रिजल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट विल बी इंटरप्रिटेड, द रिजल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट विल बी इंटरप्रिटेड अंडर इंडियन लॉज। ये तो बहुत कॉमन है, ये भी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में ये भी एक क्लॉज होना चाहिए कि जो भी रिजल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इट मस्ट बी इंटरप्रिटेड अंडर इंडियन लॉज। जो इंडियन लॉज के हिसाब से उसको इंटरप्रेट किया जाएगा जो भी रिजल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रिटेशन अंडर इंडियन लॉज। नेक्स्ट को चलेंगे, reasonable time to prepare and send the bids. The bidders should be given reasonable time to prepare and send their bids. हम पहले जान चुके हैं कि मिनिमम द इंडियन बिडर्स को जब कोई भी केस में बिडिंग इनवाइट किया जाता है तो डोमेस्टिक बिडर्स को मिनिमम 3 वीक्स दिया जाता है, मिनिमम 3 वीक्स। यदि फॉरेन बिडर्स वहां पर बोथ डोमेस्टिक बिडर्स एंड फॉरेन बिडर्स वो पार्टिसिपेट करेंगे तो मिनिमम जो होगा 4 वीक्स होगा, मिनिमम 4 वीक्स, और वो उससे ज्यादा हो सकता है। समझ में आया? ओनली इंडियन डोमेस्टिक बिडर्स पार्टिसिपेट करेंगे तो मिनिमम 3 वीक्स, यार यदि बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन बिडर्स पार्टिसिपेट करेंगे तो मिनिमम 4 वीक्स। तो ये रीजनेबल टाइम उनको देना चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे और उसको सेंड करेंगे, सबमिट करेंगे। रीजनेबल टाइम शुड बी गिवन टू प्रिपेयर एंड सेंड द बिड्स। नेक्स्ट वन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन द बिड इन पब्लिक। पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं कि कौन सा डेट में बिड ओपन होगा, किस टाइम में और किस प्लेस में। डेट, टाइम एंड प्लेस इट इज क्लियरली मेंशन इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स कि बेसिकली ऑन दिस पर्टिकुलर डेट द बिड शुड बी ओपन, ओके, टाइम at the time, okay, and also in this place actually the bid should be opened. ये क्लियरली मेंशन होना है। और यहां पर जब बिड ओपन होगा, चाहे वो बिडर्स हो कि उनका रिप्रेजेंटेटिव्स हो, वो अटेंड करेंगे जब बिड ओपन होगा।
ओके, कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं ओनली बीडर्स, क्या उनका रिप्रेजेंटेटिव वो भी जब बीड ओपन होगा वो अटेंड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो both the bidders or their representatives, they must attend when the bid should be opened, right? चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। मीनिंगफुल बिड्स एंड स्पेसिफिकेशन शुड बी ब्रॉड बेस्ड। द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द रिक्वायर्ड गुड्स शुड बी क्लियरली स्टेटेड without any ambiguity so that the prospective bidders can send meaningful bids. In order to attract sufficient number of bidders, the specification should be broad based. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्पेसिफिकेशन होना चाहिए वो ब्रॉड बेस होना चाहिए, उसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सफिशिएंट बिडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो भी स्पेसिफिकेशन होगा वो ब्रॉड बेस होगा। किस तरीके का, व्हाट टाइप ऑफ नेचर ऑफ गुड्स शुड बी प्रोक्योर्ड, एट व्हाट क्वांटिटी, ओके, व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स शुड बी प्रोक्योर्ड, ये पूरा क्लियरली नेचर, क्वांटिटी, क्वालिटी, ये सब स्पेसिफिकेशंस में आ जाता है। कुछ ऐसा कुछ सपोज लीगल रेस्ट्रिक्ट गुड के साथ कोई लीगल रेस्ट्रिक्शंस है कि ओरिजिन ऑफ गुड्स, ये सब आ जाता है जो एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अंदर। तो उसमें कुछ जो ब्रॉड बेस होना चाहिए, स्पेसिफिकेशंस बहुत क्लियर होना चाहिए, देयर इज नो एम्बिग्विटी और देयर इज नो कंफ्यूजन फॉर द बिडर्स। It must be very clear one. It must be very transparent one. So there is no confusion for the bidders. Clear? तो इस केस में क्या होगा, जब ये क्लियर हो जाएगा ना, ओके, जो टर्म्स एंड कंडीशंस, स्पेसिफिकेशंस ये जब क्लियर हो जाएगा तब हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बिडर्स वो बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, प्री बिड कॉन्फ्रेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री बीड कॉन्फ्रेंस, बीड ओपनिंग डेट होने से पहले, जो बीड ओपनिंग डेट होता है, जब बीड सबमिशन जो प्रारंभ होगा, कि जब पर्टिकुलर डेट से बीड ओपनिंग डेट, बीड को सबमिट किया जाएगा, एक डेट होता है बीड ओपनिंग डेट और बीड सबमिशन लास्ट डेट, ये होता है। बीड ओपनिंग डेट के पहले एक बीड कॉन्फ्रेंस होता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि बीड कॉन्फ्रेंस, प्री बीड कॉन्फ्रेंस इसको बोलते हैं, प्री बीड कॉन्फ्रेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, when the pre-bid conference would be conducted, okay, when the procuring entity consult with the bidders before opening date of bidding, before opening date of submission of bids। तो ये प्री बिड कॉन्फ्रेंस आपको टर्म की कॉन्ट्रैक्ट में बोला था, टर्म की कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ स्पेशल नेचर। टर्म की मैं बोला था, टर्म की कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया जाता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कमोडिटी और कुछ स्पेशल नेचर, ओके। इस केस में क्या होता है, और कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ स्पेशल नेचर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ सोफिस्टिकेटेड एंड कॉस्टली इक्विपमेंट। कभी कभी क्या है, जब प्रोक्योरिंग एंटिटी कुछ सोफिस्टिकेटेड कॉस्टली इक्विपमेंट को प्रोक्योर करेगा, ठीक है, और कभी कभी क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ये रिलेटेड आ जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के ऊपर आ जाता है। तो इस केस में प्री बीड कॉन्फ्रेंस होता है, बीड ओपनिंग डेट के पहले एक बीड कॉन्फ्रेंस होगा। whenever felt necessary, a suitable provision is to be kept in the bidding document. A suitable provision is to be kept in the bidding document for one or more rounds of pre-bid conference for clarifying issues and clearing doubts, if any, about the specifications and other allied technical details of the plant, equipment and machinery etc. projected in the bidding document. जो प्री बिड कॉन्फ्रेंस, फास्ट आपको याद रखना है, कभी कोई टर्म की कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, मैं अभी बताया कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ, चाहे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हो कि चाहे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स हो, इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो टर्म की कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कुछ सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस केस में क्या होगा, प्री बिड कॉन्फ्रेंस होगा। द प्रोक्योरिंग एंटिटीज दे मस्ट कंसल्ट विद द बिडर्स, ओके, बिफोर ओपनिंग ऑफ द बीड। जो बीड डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने का जो ओपनिंग डेट है उसके पहले होगा। वन और मोर राउंड्स, वन राउंड हो सकता है और मोर राउंड्स हो सकता है। प्रोक्योरिंग एंटिटीज वो क्या करेगा, बात करेगा बीडर से
उनका जो भी प्रॉब्लम्स है स्पेसिफिकेशन के ऊपर की टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करेगा, सॉर्ट आउट करेगा। और जैसे टेक्निकल डिटेल्स ऑफ द प्लांट इक्विपमेंट और मशीनरी के ऊपर कुछ उनको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो टोटली डिस्कशन होगा प्री बिड कॉन्फ्रेंस से। तो प्री बिड कॉन्फ्रेंस कब होगा ना, बिफोर द बिड ओपनिंग डेट। और प्री बिड कॉन्फ्रेंस अभी में नहीं होगा, जब क्या होगा, टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स और एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू द स्पेशल नेचर, व्हेन द सपोज प्रोक्यूरिंग एंटिटीज दे वांट टू प्रोक्योर सोफिस्टिकेटेड गुड्स, ओके, दे मेक कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, दे मेक कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। इस केस में क्या होगा, वन राउंड और मोर देन वन राउंड ऑफ प्री बिड कॉन्फ्रेंस would be conducted by the procuring entities, consult with the bidders and resolve their issues. ओके, जो भी स्पेसिफिकेशंस के ऊपर प्रॉब्लम है कि चाहे वो टेक्निकल डिटेल्स सपोज वो जानना चाहते हैं बिडर्स, टेक्निकल डिटेल्स ऑफ द प्लांट इक्विपमेंट मशीनरी, तो ये प्री बिड कॉन्फ्रेंस में उनका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। फिर वो क्या होगा ना, फिर बिड ओपनिंग डेट डिक्लेयर किया, इसी डेट से बिडिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, सबमिशन इनिशिएट हो जाएगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री बिड कॉन्फ्रेंस समझ में आया। चलो नेक्स्ट पार्ट, द डेट। जो प्री बिड कॉन्फ्रेंस होगा ना, द डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ प्री बिड कॉन्फ्रेंस शुड बी इंडिकेटेड इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट। ये बिडिंग डॉक्यूमेंट में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि जो प्री बिड कॉन्फ्रेंस होगा कौन सा डेट में होगा, किस टाइम में होगा, कौन सा प्लेस में होगा, ये भी बिडिंग डॉक्यूमेंट में मेंशन होना चाहिए। वही टर्म की कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है स्पेशल नेचर का, उस केस में प्री बिड कॉन्फ्रेंस होगा बिफोर द बिड ओपनिंग डेट। तो बिडिंग डॉक्यूमेंट में क्लियरली मेंशन होगा, वन और मोर राउंड्स ऑफ प्री बिड कॉन्फ्रेंस वुड बी कंडक्टेड एंड स्पेसिफिक डेट आल्सो इट मस्ट बी गिवन ऑन दीज डेट्स, टाइम एंड ऑन दीज प्लेसेस एक्चुअली pre-bid conference should be conducted and sort out your problems related to the technical details, related to the specification, related to the terms and conditions. ये भी उनको क्या होगा, this date should be sufficiently ahead of the bid opening date. Clear? ये बहुत इंपॉर्टेंट, this date should be sufficiently ahead of the bid opening date. माने bid opening date के पहले ये pre-bid conference होना चाहिए. The records of such conference shall be intimated to all bidders. Okay, and shall also be exhibited on the websites where tender was published. The records of such conference shall be intimated to all bidders and shall also be exhibited on the websites where tender was published. ये भी मेंशन होगा, ये जो कॉन्फ्रेंस का जो भी रिकॉर्ड्स होगा वो भी पब्लिश होगा कि बिडर के साथ कंसल्ट किया गया, उनका जो भी क्वेश्चंस था स्पेसिफिकेशंस के ऊपर की टेक्निकल डिटेल्स के ऊपर उनको रिजॉल्व किया गया, जो भी रिकॉर्ड हुआ कॉन्फ्रेंस में वो सब पब्लिश होगा, चाहे खुद का वेबसाइट हो और चाहे CPPP हो और चाहे जेम पोर्टल में हो, उसको पब्लिश किया जाएगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था प्री बिड कॉन्फ्रेंस के ऊपर। अभी चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्राइटेरिया फॉर एवेल्युएटिंग द बिड्स। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है और कभी कभी आप भाई इंटरव्यू फेस करते हो तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरियाज फॉर एवेल्युएटिंग द बिड्स। क्राइटेरियाज में क्या क्या आता है, फर्स्ट वन टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक, द टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड गारंटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर प्रोक्योरमेंट, प्राइस, और नेक्स्ट वन कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग, मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग, ये सब आ जाता है एवेल्युएटिंग। फर्स्ट ऑफ टाइम ऑफ डिलीवरी, जो टाइम साइकिल होता है, ओके, टाइमली इस टाइम में इतना इतना क्वांटिटी को डिलीवरी करना है, ओके। जब बीड्स को एवेल्युएट किया जाएगा वहां पर बीडर्स में मेंशन करना है, हाँ इसी टाइम में हम डिलीवरी करेंगे। टाइम ऑफ डिलीवरी वो बीडर्स एक्चुअली बिडिंग डॉक्यूमेंट में सबमिट करेगा, किस किस टाइम में कितना कितना गुड्स, कितना कितना क्वांटिटी का गुड को वो सप्लाई कर सकता है। उनका परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक को चेक किया जाएगा, और जो टर्म्स ऑफ पेमेंट है कि गारंटीज है इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोक्योरमेंट, कि प्राइस जो दिया है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो प्राइस दिया है प्रोक्योरिंग एंटिटी का बजट के अंदर होना चाहिए। कभी कभी क्या है, बिडर्स जो प्राइस देते हैं इट इज बियॉन्ड द बजट ऑफ द प्रोक्योरिंग एंटिटी, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, जे बेसिकली इन बिडर को एक्चुअली अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा, उनका प्राइस रीजनेबल होना चाहिए, विद इन द बजट अप्रूवल ऑफ द प्रोक्योरिंग एंटिटीज होना चाहिए। और वहाँ पर जो सपोज ऑपरेटिंग की, मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग में कॉस्ट, वो भी ये भी दिए हैं, कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग, मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग, तो ये भी आ जाता है, उसको भी एवेल्युएट किया जाएगा। तो ये सब एवेल्युएशन में आ जाता है क्राइटेरिया।
टाइम ऑफ डिलीवरी, उनका परफॉर्मेंस, उनका एफिशिएंसी की टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड गारंटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोक्योरमेंट, प्राइस, ये सब आ जाता है। ओके, तो उसको देखकर बीड्स को एवेलुएट किया जाएगा। वो बीडर्स एक्चुअली मेंशन किया है, वो कैसे गुड को डिलीवरी करेंगे। ओके, उनका एफिशिएंसी को एनालाइज किया जाएगा कि उनका जो गुड्स है वो कुछ कितना वो प्रभावित करेगा एनवायरनमेंट को। उनका परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा कि वो कैसे पेमेंट चाहते हैं, वो भी मेंशन करेंगे। जैसे रिलेटेड टू द पार्ट पेमेंट होता है, पार्ट पेमेंट में क्लियरली मेंशन है जब गुड्स एक्चुअली डिस्पैच होगा प्रीमाइसेस से तब उनको पार्ट पेमेंट दिया जाएगा, तो उनको कैसे वो पेमेंट रिसीव करेंगे। ओके, और क्या क्या वो गारंटीज जो बेसिकली किस तरीके का गारंटी वो देंगे, जो गारंटी वारंटी और गारंटी पीरियड होता है, और प्राइस क्या है, वो कितना प्राइस दिए हैं, क्या वो जो प्रोक्योरिंग कंसर्न प्रोक्योरिंग एंटिटी का बजट अप्रूवल के अंदर आता है कि नहीं, और ये जो ऑपरेटिंग मेंटेनिंग रिपेयरिंग के लिए कॉस्ट वो भी दिए हैं। ये सब बेसिकली एवेल्युएशन में आ जाता है। ये सब क्राइटेरियाज है, उसके बेसिस में डिफरेंट बिडर्स का बिडिंग डॉक्यूमेंट को एवेलुएट किया जाएगा बिफोर अवार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वन, bids evaluated in terms of the conditions already incorporated in the bidding documents। यहां पर क्या है, bids received should be evaluated in terms of the conditions already incorporated in the bidding documents। No new condition which was not incorporated in the bidding documents should be brought in for evaluation of the bids। ये बहुत क्लियर है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके हिसाब से बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को एवेलुएट किया जाएगा। ये बिड्स रिसीव्ड शुड बी एवेलुएटेड इन टर्म्स ऑफ द कंडीशंस ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट। बिडिंग डॉक्यूमेंट में क्लियरली मेंशन है कि किस तरीके से बिड्स को एवेलुएट किया जाएगा, व्हाट आर द क्राइटेरियाज टू एवेलुएट द बिड्स, ये बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में है। उसके बाद कोई न्यू कंडीशन ऐड नहीं किया जाएगा। जो भी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में है, जो क्राइटेरिया दिया गया है बिड्स को एवेलुएट करने के लिए, उसको ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। उसमें कुछ न्यू कंडीशन से कोई ऐसा कुछ न्यू कंडीशन आ जाएगा और बिड्स को एवेलुएट ये नहीं होगा। व्हाट टाइप ऑफ कंडीशंस गिवन, व्हाट टाइप ऑफ क्राइटेरिया गिवन फॉर एवेलुएशन ऑफ बिड्स इन बिडिंग डॉक्यूमेंट, ऑन दैट बेसिस ओनली द बिड्स शुड बी एवेलुएटेड, राइट। एनी अदर न्यू टाइप ऑफ कंडीशन should not be inserted by the concerned procuring entity to evaluate the bids, right। ये हो गया। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, should not alter or modify their bids। bidders should not permitted to alter or modify their bids after expiry of the deadline for receipt of bids। एक डेडलाइन होता है receipt of bids, क्योंकि bid opening date और लास्ट डेट ये होता है, ओपनिंग डेट और लास्ट डेट। उसके बाद लास्ट डेट के बाद कोई बिडर वो सबमिट करना चाहता है, वो लेट बिड हो गया, वो आप रूल 165 जो है लेट बिड्स के ऊपर है, लेट बिड्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो वही दिया है, जो डेडलाइन क्रॉस कर गया, जो डेडलाइन दिया गया था कि आपको मॉडिफाई करना है और ऑल्टर करना है, उसके अंदर आप नहीं किया, तो डेडलाइन क्रॉस करने के बाद बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में कोई ऑल्टर नहीं होगा और कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। तो भाई बिडर्स शुड नॉट बी परमिटेड टू ऑल्टर और मॉडिफाई देयर बिड्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द डेडलाइन फॉर रिसिप्ट ऑफ बिड्स। एक डेडलाइन होता है रिसिप्ट ऑफ बिड्स का, ओपनिंग डेट होता है और लास्ट डेट होता है बिड सबमिशन का। उसके बाद एक्चुअली जो एक्सपायरी ऑफ द डेडलाइन के बाद एक्चुअली कोई भी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में मॉडिफाई नहीं होगा और ऑल्टर नहीं होगा। ये होने से क्या है, उनका बिड सिक्योरिटी जो दिया है, बिड सिक्योरिटी कितना होगा, 2 to 5% ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू, नहीं कि तो उनको उसको फॉरफिट कर दिया जाएगा। जो भी बिड सिक्योरिटी दिया है बेसिकली, तो वो तो 2 to 5% होता है और वो एक्चुअली डिसाइड करता है प्रोक्योरिंग एंटिटी, वो उसको फॉरफिट कर दिया जाएगा और उनको अल्टीमेटली उनका बिड्स को एवेलुएट नहीं किया जाएगा। चलो नेक्स्ट पार्ट, नेगोशिएशन विद द बिडर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगोशिएशन विद बिडर्स आफ्टर बिड ओपनिंग मस्ट बी सिवियरली डिस्करेज्ड। ये हो गया, नेगोशिएशन विद द बिडर्स आफ्टर बिड ओपनिंग मस्ट बी सिवियरली डिस्करेज्ड। बिड वंस ओपन हो गया मीन्स उसके बाद कोई भी नेगोशिएशन नहीं होगा बिडर से। आफ्टर ओपनिंग ऑफ द बिड्स, ओके, there is strictly prohibition, okay, for negotiating with the bidders। there is no any type of negotiation with the bidders after opening of bids। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है,
where price negotiation against an ad hoc procurement is necessary due to some unavoidable circumstances, the same may be resorted to only with the lowest evaluated responsive bidder. इस केस में क्या है, कुछ ad hoc procurement होता है, एक्स्ट्रा प्रोक्योरमेंट. ad hoc मीन्स कुछ एक्स्ट्रा, एडिशनल प्रोक्योरमेंट. उस केस में एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में कुछ ad hoc प्रोक्योरमेंट जब बात आ जाता है, it is necessary due to some unavoidable circumstances, the same may be resorted to only with the lowest evaluated responsive bidder. ओके, कुछ एडिशनल प्रोक्योरमेंट केस में वहां पर सपोज एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ओके कुछ एडिशनल गुड्स को प्रोक्योर करना है, उस केस में क्या होगा ना, लोएस्ट एवैल्यूएटेड रेस्पॉन्सिव बिडर्स बेसिकली डिटेक्ट किया जाएगा थ्रू नेगोशिएशन. ओके, अदरवाइज नॉर्मली जनरली बीड ओपनिंग के बाद एक्चुअली कोई भी ऐसा नेगोशिएशन बिडर के साथ नहीं होगा. और कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में बेसिकली आपको याद रखना है ad hoc प्रोक्योरमेंट, जो एडिशनल कुछ प्रोक्योरमेंट केस में ओके इन सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस वहां पर क्या होगा कि लोएस्ट बिडर को इट मीन्स लोएस्ट बिडर से गुड को प्रोक्योर करने के लिए वहां पर कुछ नेगोशिएशन हो सकता है. राइट. नेक्स्ट वन, अवार्ड ऑफ बीड कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट शुड ऑर्डिनरली, जो अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे अल्टीमेटली जो बिडर को अवार्ड कर दिया जाएगा. ओके, अल्टीमेटली उसको अवार्ड कर दिया जाएगा गुड्स को सप्लाई करने के लिए. कॉन्ट्रैक्ट शुड ऑर्डिनरली बी अवार्डेड, ये याद रखना है, कॉन्ट्रैक्ट शुड ऑर्डिनरली बी अवार्डेड टू द लोएस्ट एवैल्यूएटेड बिडर whose bid has been found to be responsive and who is eligible and qualified to perform the contract satisfactorily as per the terms and conditions incorporated in the corresponding bidding document. ये बहुत क्लियर है. फर्स्ट वन आपको याद रखना है, लोएस्ट एवैल्यूएटेड बिडर, जिसका प्राइस सबसे कम होगा, लोएस्ट एवैल्यूएटेड बिडर. उसके साथ हम देखेंगे एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया. एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन में बताया था उनका पास्ट एक्सपीरियंस है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, कि मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी है, कि डिलीवरी ऑफ सर्विस है, कि जो भी सपोज कभी कभी कुछ गुड्स के ऊपर कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस होता है वो क्लियरली मेंशन किया है. ओके, ओरिजिनेटिंग ऑफ गुड्स ये सब क्लियरली मेंशन किया है, उसको भी देखा जाएगा. और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से बेसिकली कंसर्न प्रोक्योरिंग एंटिटी का जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से जो भी वो डॉक्यूमेंट्स दिया है वो सही है, तो ये सब देख के अल्टीमेटली अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है. हम ये नहीं कंसिडर ओनली लोएस्ट एवैल्यूएटेड बिडर, नहीं, लोएस्ट एवैल्यूएटेड बिडर जिसका प्राइस कम होगा वो तो एक कंडीशन है. अदर कंडीशंस एलिजिबिलिटी, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, और बेसिकली द बिडर एक्चुअली सबमिटेड द बीड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ये सब देखने के बाद एक्चुअली फाइनली अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा एक पर्टिकुलर बिडर को. वेयर द लोएस्ट acceptable bidder against ad hoc requirement is not in a position to supply the full quantity. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. where the lowest acceptable bidder against ad hoc requirement is not in a position to supply the full quantity required. सपोज कभी कभी क्या है, ad hoc requirement के लिए ये तो हम एक्चुअली जो ओरिजिनल बिडर है हम तो बेसिकली गुड्स प्रोक्योर कर लिए, हमारा जब बीड हम इन्वाइट किया उसमें हम क्लियरली मेंशन किया है कितना क्वांटिटी का गुड चाहिए, पर उसके बाद हमको कुछ ad hoc रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा गुड्स चाहिए, उसके लिए भी हम फिर बीड्स इनवाइट करेंगे, एक्स्ट्रा गुड्स हमको चाहिए, तो वो ad hoc रिक्वायरमेंट में आ जाता है. समझ, ad hoc रिक्वायरमेंट केस में क्या है, जिस बिडर को अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिला ad hoc रिक्वायरमेंट के लिए, वो ये बोल रहा है कि वो फुल क्वांटिटी भी सप्लाई नहीं कर सकता. उस केस में क्या होगा, जो नेक्स्ट हायर रेस्पॉन्सिव बिडर है उसको दे दिया जाएगा, क्योंकि ad hoc रिक्वायरमेंट के लिए फिर हम क्या किए ना, बीड इनवाइट किए और एक अल्टीमेटली एक सप्लायर को अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, मगर वो अभी बोल रहा है कि जो बेसिकली ad hoc रिक्वायरमेंट केस में वो पूरा टोटल सप्लाई वो नहीं कर सकता, जितना एक्स्ट्रा गुड्स को प्रोक्योर करना है वो इतना नहीं कर सकता. उस केस में क्या है कि वो जितना तो सप्लाई करेगा और बाकी जो है जो नेक्स्ट वही ad hoc रिक्वायरमेंट में जो भी बिडर्स अप्लाई किए थे, हम एक लोएस्ट प्राइस बिडर को दिए थे, जब वो टोटल क्वांटिटी सप्लाई नहीं कर पाया, जो नेक्स्ट रेस्पॉन्सिव बिडर है उसको जो उसका लोएस्ट होगा, नेक्स्ट हायर रेस्पॉन्सिव बिडर एट द रेट सपोर्ट बाय द लोएस्ट रेस्पॉन्सिव बिडर, उसको दे दिया जाएगा. ठीक है, तो ये बेसिकली ad hoc रिक्वायरमेंट के लिए है.
राइट। चलो, प्रोक्योरमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर है। मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स व्हाइल प्रोक्यूरिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस notified by the Department of Expenditure shall ensure that they carry the notified threshold or higher star rating of Bureau of Energy Efficiency। जब डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री वो कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को प्रोक्योर करना चाहते हैं तो वो हायर स्टार रेटिंग वाला ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ओके, उस तरीका का इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को वो प्रोक्योर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो है लास्ट पार्ट को हायर स्टार, जो स्टार होता है 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार, जिसका हायर स्टार होगा और अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी उसके हिसाब से होना चाहिए, तब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को प्रोक्योर किया जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से हायर स्टार रेटिंग ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये ओनली रिलेटेड टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। पब्लिश द नेम ऑफ द बिडर, द नेम ऑफ द सक्सेसफुल बिडर अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट should be mentioned in the CPPP ministries or departments website and their notice board or bulletin। ये है, जब फाइनली अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा जिस बिडर को, तो उसका नेम पब्लिश होना चाहिए सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल की, जेम पोर्टल की, जो कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री का जो खुद का वेबसाइट है वहां पर पब्लिश होगा कि इस बिडर को एक्चुअली अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, राइट। तो पब्लिश द नेम ऑफ द बिडर। चलो नेक्स्ट वन, रिजेक्शन ऑफ बिड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब बिड्स को रिजेक्ट किया जाएगा। वहां पर दिया है रिजेक्शन ऑफ बिड्स केस में यह दिया है कि इफेक्टिव कंपटीशन इज लैकिंग। इफेक्टिव कंपटीशन इज लैकिंग मींस क्या है, जब बिडर्स अभी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट कर दिए, मगर उनका जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट किए एक्चुअली देयर बिडिंग डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोक्यूरिंग एंटिटी, कंसर्न प्रोक्यूरिंग एंटिटी। Or also bidders, they do not submit their bidding documents according to the terms and conditions of contract of the concerned procuring entity। कि जो bidders actually वो जो bidding documents submit किए वो concerned procuring entity का requirement के हिसाब से नहीं है, कि जो भी procuring entity का terms and conditions of contract है उसके हिसाब से वो bidding documents submit नहीं किए, कि वो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था उसको वो फुलफिल नहीं कर पाए, तो वहां पर सभी बिडर्स का बिड को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इफेक्टिव उसको कहा जाता है इफेक्टिव कंपटीशन इज लैकिंग। अभी मैं बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव कंपटीशन इज लैकिंग मीन्स द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑल द बिडर्स आर रिजेक्टेड बिकॉज their bidding documents are not according to the minimum eligibility and qualification criteria of the concerned procuring entity, कि they do not submit documents according to the requirement of the concerned procuring entity, कि they do not submit documents according to the terms and conditions of contract of the concerned procuring entity। इस केस में सभी बिडर्स का बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को बिड्स को रिजेक्ट कर दिया गया। वहां पर कहा जाता है इफेक्टिव कंपटीशन इज लैकिंग, राइट। ऑल बिड्स एंड प्रपोजल्स आर नॉट सब्सटेंशियली रेस्पॉन्सिव टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स। मैं अभी बताया द बिड्स, और क्या है फर्स्ट वन इफेक्टिव कंपटीशन हो गया, और वो ऑल बिड्स एंड प्रपोजल्स आर नॉट सब्सटेंशियली रेस्पॉन्सिव टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स। जो भी एक्चुअली कंसर्न एंटिटी को जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उस तरीके का डॉक्यूमेंट एक्चुअली बिडर्स ने सबमिट नहीं किया है, कि जो प्राइस दिया है द बिड्स और प्रपोजल प्राइसेस आर सब्सटेंशियली हायर। बिडर्स ने जो प्राइस शेड्यूल दिया है वो एक्चुअली इट इज बियॉन्ड द बजट अप्रूवल ऑफ द कंसर्न प्रोक्यूरिंग एंटिटी। कंसर्न प्रोक्यूरिंग एंटिटी का जो बजट अप्रूवल है और ये जो प्राइस दिए हैं बिडर्स वो इट इज बियॉन्ड, इट इज मोर देन द बजट प्रपोजल ऑफ द कंसर्न प्रोक्यूरिंग एंटिटी। और जो भी टेक्निकल प्रपोजल्स है वो जो दिया है वो मिनिमम उनको टेक्निकल स्कोर नहीं मिल रहा है, तो इस केस में बिड्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इफेक्टिव कंपटीशन में जो बताया, इफेक्टिव कंपटीशन क्या है, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, ठीक है, मिनिमम एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंड वन, जो भी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट किया है इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंसर्न प्रोक्यूरिंग एंटिटी, कि जो प्राइस शेड्यूल दिया है इट इज मोर देन द बेसिकली बजट प्रपोजल ऑफ द कंसर्न प्रोक्यूरिंग एंटिटी। और क्या है, वो जो टेक्निकल प्रपोजल्स दिया है उनको मिनिमम टेक्निकल स्कोर नहीं मिल रहा है, तो इस केस में बिड्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
समझ में आया? क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट वन, ये जो लैक ऑफ कंपटीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन का अभाव, लैक ऑफ कंपटीशन, क्या कैसे हम उसको क्लैरिफाई करेंगे? लैक ऑफ कंपटीशन shall not be determined solely on the basis of the number of bidders। यहां पर एक क्वेश्चन मिल गया। नंबर ऑफ बिडर्स को देखकर हम ये नहीं बोलेंगे कि एक दो बिडर्स ने अप्लाई किया तो इसलिए बिड्स को रिजेक्ट कर दिया गया ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन। ये नहीं है। लैक ऑफ कंपटीशन शैल नॉट बी डिटरमाइंड ओनली सोली ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ बिडर्स। नंबर ऑफ बिडर्स को देखकर एक्चुअली लैक ऑफ कंपटीशन डिक्लेयर नहीं किया जाता। हम ये नहीं सोचेंगे कि एक दो बिडर्स, तीन चार बिडर्स ओनली अप्लाई किए, इसके लिए बिड्स को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि एनफ बिडर्स एक्चुअली दे डू नॉट अप्लाई। ये नहीं है। Even when only one bid is submitted, the process may be considered valid। यदि एक बिडर ने उसका बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट किया और सही है, ओके, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा और अल्टीमेटली उसको अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। तो बेसिकली यहां पर याद रखना है, लैक ऑफ कंपटीशन शैल नॉट बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ बिडर्स। इवन ओनली वन बिड इज सबमिटेड and the process may be considered and the award might the award of contract might be given to the sole bidder। इसमें कोई ये नहीं है। सिंगल बिड है भी उसको कंसिडर किया जाएगा क्योंकि वो जो सिंगल बिडर ने वो जो दिया है, वो जो डॉक्यूमेंट्स वो सही है, चाहे उसका प्राइस हो, चाहे वो जो डॉक्यूमेंट्स दिया है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंसर्न प्रोक्यूरिंग एंटिटी, और जो भी एलिजिबिलिटी है कि जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो भी सही है। तो सिंगल बिडर है भी उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा यदि वो सही डॉक्यूमेंट्स दिया है, सही डाटा दिया है। तो यहां पर आपको याद रखना है, लैक द प्रोक्योरमेंट वाज सैटिस्फैक्टरली एडवर्टाइज। यहां पर तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको यह देखना है कि जो एडवर्टाइज किया गया सही एडवर्टाइज किया गया है। ओके, द कंसर्न प्रोक्यूरिंग एंटिटी actually publish the bidding documents in time and proper advertisement also given. Proper advertisement is given in CPPP or GEM portal or in concern website of the procuring entity, and time भी sufficient दिया है। sufficient time was given for submission of bids। properly advertise किया गया है, sufficient time भी दिया गया है bids को submit करने के लिए। और जो qualification criteria था उसमें ज़्यादा restrictions नहीं था। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वी आर नॉट अनड्यूली रेस्ट्रिक्टिव, इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था। ये जो प्राइसेस था वो रीजनेबल था इन कंपैरिजन टू द मार्केट वैल्यूज। ये तीन चीज, सफिशिएंट एडवर्टाइजमेंट किया गया, सफिशिएंट टाइम दिया गया बिड्स को सबमिट करने के लिए, जो क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसमें ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं था, और जो प्राइसेस था वो रीजनेबल था और अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्राइस था। तो ये होने के बाद भी बिडर्स जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंसर्न प्रोक्यूरिंग एंटिटी। ये नहीं बोलेंगे कि एडवर्टाइजमेंट सही नहीं किया गया, सफिशिएंट टाइम नहीं दिया गया, कि जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था बहुत रेस्ट्रिक्टिव था। ये नहीं बोलेंगे कि जो प्राइसेस था वो कम था, ये सब कुछ नहीं था। प्रॉपरली एडवर्टाइजमेंट किया गया है, सफिशिएंट टाइम दिया गया है बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उतना भी रेस्ट्रिक्टिव नहीं है, और प्राइसेस भी रीजनेबल था। बेसिकली इट इज कंपैटिबल विद द मार्केट प्राइस। ये होने के बाद भी बिडर्स जो बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट किए भी, जो डाटा दे दिए, वो इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंसर्न प्रोक्यूरिंग एंटिटी। ओके, लैक ऑफ कंपटीशन ये बोलते हैं जब मिनिमम जो एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को वो बेसिकली फुलफिल नहीं कर पाए। जो टेक्निकल प्रपोजल्स दिया उनको मिनिमम टेक्निकल स्कोर नहीं मिल रहा है। जो प्राइस दिया बहुत हाई है, इट इज बियॉन्ड द बजट प्रपोजल ऑफ द कंसर्न प्रोक्यूरिंग एंटिटी। और वो जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंसर्न प्रोक्यूरिंग एंटिटी। तो वहां पर तो बिड्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये नहीं सोचेंगे कि जो लैक ऑफ कंपटीशन बेसिकली डिटरमाइंड सोली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बिडर्स। नो, नंबर ऑफ बिडर्स को देखकर हम लैक ऑफ कंपटीशन को फिक्स नहीं करेंगे। इवन सिंगल बिड इज सबमिटेड एंड इट इज अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कंसर्न प्रोक्यूरिंग एंटिटी, देन इट कैन बी कंसिडर्ड। समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। वन इफेक्टिव ऑफर व्हेन ए लिमिटेड और ओपन टेंडर
when a limited or open tender results in only one effective offer, it shall be treated as single tender. यदि only one offer होता है कि एक सिंगल बीडर, ओके, सिंगल बीडर ने अप्लाई किया और उसको अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, उस केस में उसको सिंगल टेंडर कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा, वन इफेक्टिव ऑफर कहा जाएगा। सिंगल बीड सबमिट, एक सिंगल बीडर ने अप्लाई किया और सही है, वो जो भी दिया वो मिनिमम एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को फुलफिल किया, वो जो प्राइस दिया है वो रीजनेबल प्राइस है अकॉर्डिंग टू द कंपैटिबल ऑफ द मार्केट प्राइस, जो भी टेक्निकल प्रपोजल्स दिया है उसको मिनिमम टेक्निकल क्वालिफाइंग स्कोर मिल रहा है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स दिया है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली रिक्वायर्ड बाय द कंसर्न प्रोक्यूरिंग एंटिटी। तो वहां पर एक सिंगल बीडर जब अप्लाई करता है और उसको अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, उसको वन इफेक्टिव ऑफर बोलेंगे कि सिंगल टेंडर कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट वन, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्रोक्योरमेंट एक्सीड्स ₹25 लाख बाय परचेजिंग कमिटी। यदि कोई परचेजिंग कमिटी, ओके, कोई परचेजिंग कमिटी के द्वारा गुड्स को प्रोक्योर किया जाएगा और गुड्स का वैल्यू मोर देन 25 लाख होगा, तो वहां पर क्या है, ये क्लियरली मेंशन है कि इन केस ऑफ, बेसिकली इन केस ऑफ परचेजिंग कमिटी इज कंस्टिट्यूटेड टू परचेज और रिकमेंड द प्रोक्योरमेंट, नो मेंबर ऑफ द परचेज कमिटी शुड बी रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू एनी अदर मेंबर ऑफ सच कमिटी इन केस ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्रोक्योरमेंट एक्सीड्स ₹25 लाख। यदि ऐसा क्या है, यदि हम परचेजिंग कमिटी जो होता है उनका रिकमेंडेशन से ऐसे गुड्स को प्रोक्योर करेंगे जिसका वैल्यू मोर देन ₹25 लाख होगा, उस केस में क्या है, कोई डायरेक्टली जो लोकल जो परचेजिंग कमिटी का मेंबर है वो डायरेक्टली अदर मेंबर को मीट नहीं करेंगे। ये दिया है, नो मेंबर ऑफ द परचेजिंग कमिटी शुड बी रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू एनी अदर मेंबर। ओके, कोई ऐसा एक मेंबर डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं करेगा एनी अदर मेंबर को, ठीक है। बेसिकली हम जानते हैं परचेजिंग कमिटी जो होता है, परचेजिंग सपोज कमिटी हो गया और यहाँ पर एस्टिमेटेड वैल्यू मोर देन ₹25 लाख है, कंडीशन, ये लिमिट को याद रखना है, रेंज को, एक्सीड ₹25 लाख। इस केस में क्या होगा, नो मेंबर ऑफ द परचेजिंग कमिटी शुड बी डायरेक्टली, ओके, रिपोर्ट टू एनी अदर मेंबर ऑफ सच कमिटी इन केस ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्रोक्योरमेंट एक्सीड्स ₹25 लाख। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सीड्स ₹25 लाख, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो ये था आज का 2 रूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको बहुत मालूम हुआ कि कैसे बीड्स को एवेलुएट किया जाएगा, क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, बीड्स को कैसे एवेलुएट किया जाएगा, कब बीड्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ओके। तो ये पूरा डिटेल्स आप पता किया, क्या क्या बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में होता है, व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स एक्चुअली कंटेन बाय द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स। So my friends, please patiently you go through the video, you can get very important informations. It would be useful for you for forthcoming exams. Okay, within short while, you know, you face so many exams. Okay, subsequent time it is very useful for principal exams, office superintendent, LDC, UDC, section officer exams, and for departmental exams. So it is very important one. So my friends, please like, subscribe and comment my video. So definitely in subsequent time I will bring some good videos. Suppose in my video if you detect any type of lacuna or bottlenecks, please forgive me. So always I am trying my level best to try to fulfill your needs. So my friends, if any area, if you detect any type of drawback, please forgive me. And friends, within short while also I will try to upload office procedure video, because it would be useful one for UPSC principal exam. And you know that I think that the exam will be conducted on 17th July 2022. So after 1 month. So definitely within short while I will upload. So thank you, namaskar and pranam to all of you.